तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ज़बरदस्त कंपनीज के बारे में जिनके आज क्वार्टर वन के नंबर आए हैं। नाम आपने ऑलरेडी थंबनेल पे देख ही लिया है। तो इन दोनों ही कंपनीज के हम Q1 के परफॉर्मेंस को डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं। कैसा रहा है परफॉर्मेंस, अच्छे हैं नंबर, खराब है, आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, टेक्निकल चार्ट पे क्या लेवल्स हैं अगर आपको बाय करना है। क्योंकि देखिए दोनों ही कंपनी ज़बरदस्त कंपनीज है, अपने सेगमेंट की लीडिंग कंपनीज हैं। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल दोनों ही कंपनीज का अच्छा नजर आता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, तो वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। और आज के दिन 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तानला प्लेटफॉर्म एंड रूट मोबाइल की जो गिरावट है उनके पीछे क्या रीज़न है और आगे हमको क्या करना चाहिए वो मैंने इस वीडियो में साझा किया है। बजाज फाइनेंस, लॉरस लैब एंड मोलटेक पैकेजिंग के भी Q1 के नंबर आ चुके हैं दोस्तों। इन वीडियोस को जाके आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्ड वीडियोस ये आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्लीन साइंस। क्लीन साइंस अपने आप में बहुत लाजवाब कंपनी है। नंबर आज आ चुके हैं तो देखते हैं यहाँ पर कैसा रहा है परफॉर्मेंस। तो रेवेन्यू की बात करते हैं, ईयर ऑन ईयर 60% की ग्रोथ है, काफ़ी लाजवाब 60% ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 14% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमको रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। एबिटा की बात करते हैं तो एबिटा 28%, YOY 9%, Q1Q। एंड मार्जिन आप देखिए, मार्जिन यहाँ पर काफ़ी गिरते हुए नजर आए हैं। पिछले साल 49.3, ऑलमोस्ट 50% के मार्जिन थे, अब की बार यहाँ पर 40% के रह चुके हैं। तो 10% यहाँ पर मार्जिन गिरते हुए नजर आए हैं। और सिक्वेंशियल बेसिस पे भी आप देखेंगे तो मार्जिन यहाँ पर हमको गिरते हुए नजर आ रहे हैं। पैट अगर हम देखें तो 15% YOY ग्रोथ है, सिक्वेंशियल यहाँ पर फ्लैट नजर आ रहा है। तो मार्जिन क्यों गिरे हैं और क्यों यहाँ पर प्रॉफिट गिरा, उसके पीछे रीजन है दोस्तों रॉ मटेरियल कॉस्ट। आप देखिए रॉ मटेरियल कॉस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 28%, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इनपुट कॉस्ट में हमको हाइक देखने को मिला है। और ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पर बाप रे 116% इनपुट कॉस्ट इनका प्रेशर देखने को मिला, जिसकी वजह से मार्जिन इतने टूटे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर टूटती हुई नजर आई है। हालांकि अभी भी पॉजिटिव हमको यहाँ पर टॉप लाइन बॉटम लाइन जो है नंबर देखने को मिले। क्योंकि अभी एथर इंडस्ट्रीज़ के हमने कवर किए थे नंबर, आपने देखा कि सिक्वेंशियल बेसिस पे नेगेटिव ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी सिंगल डिजिट ग्रोथ वहां पर देखने को मिल रही है। और स्टॉक प्राइस कहाँ ट्रेड करता है, 100 के पी के ऊपर। तो उस हिसाब से देखें तो क्लीन साइंस दोस्तों काफ़ी अच्छे यहाँ पर नंबर पेश किया है। अब ये जो इनपुट कॉस्ट है, देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखाना चाहूँ तो देखिए आरएम कॉस्ट, ये वाली जो है लाइन आरएम कॉस्ट की है, ये पावर एंड फ्यूल की कॉस्ट है। तो देखिए पावर एंड फ्यूल कॉस्ट 6% से बढ़ के क्वार्टर वन FY23 में ऑलमोस्ट 11% तक जा पहुंची है। आरएम कॉस्ट 26.9% से बढ़ के 40% तक यहाँ पर रॉ मटेरियल कॉस्ट जा पहुंची है। और उसकी वजह से इबिट्टा जो है इनका, ये वाली लाइन इबिट्टा की है, 50% से इबिट्टा गिर के आ चुका है 40%। तो यही रीज़न है दोस्तों, जो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट है एंड जो यहाँ पर लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो यहाँ पर इनपुट कॉस्ट है, उसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक जो यहाँ पर बात करें, बिजनेस जो है यहाँ पर इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है इनका। और ये जो है एक ऑन गोइंग अभी इशू है। अभी मैनेजमेंट ने पिछले बार भी बोला था कि ये जो है आरएम कॉस्ट हमको अभी देखना पड़ेगा किस क्वार्टर में यहाँ पर जो है कूल ऑफ होती है या नहीं। तो ये जो परसिस्टेंट एक सिचुएशन है, इसकी वजह से हो सकता है इनके मार्जिन हमको और गिरते हुए देखने को मिले। एंड देखिए परसिस्टिंग इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट लीडिंग टू वॉलेटिलिटी ऑफ इनपुट प्राइसेस। हालांकि अच्छी बात यह है कि देखिए इनका जो रेवेन्यू है अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त 60% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। हाँ डेफिनेटली एक लो बेस इम्पैक्ट ज़रूर है, लेकिन स्टिल ग्रोथ अच्छी है। 15% भी आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर डिमांड तो अच्छी है, इनके प्रोडक्ट्स की सेल्स यहाँ पर हो रही है। बस ये जिस दिन इनपुट कॉस्ट यहाँ पर कूल ऑफ होने नजर आएंगे, आपको दोस्तों इनके मार्जिन वापस से पिकअप करते हुए नजर आ सकते हैं, इनकी पैट वापस ग्रोथ आती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि सेल्स यहाँ पर हो रही है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। एंड यहाँ पर आप देखिए एक चिंता का विषय ये भी है कि ये जो स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है अभी 76 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। तो ये अभी भी मुझे महंगा नजर आ रहा है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखिए इनके जो 52% के मार्जिन थे अभी गिर के 39% के आ चुके हैं। तो जब तक ये इनपुट कॉस्ट वॉलेटिलिटी जब तक शांत नहीं होगी तो इनके मार्जिन में मुझे लगता है यहाँ पर जो है डाउनवर्ड ट्रेंड में ही हमको देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, करना दोस्तों इतना सा है कि देखिए अभी तो आप, मेरे को लगता है वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी भी 35% की करेक्शन है, हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाए, थोड़ा 10% 12% की तेजी आ जाए। लेकिन जब तक यहाँ पर सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती, मुझे लगता है आपको लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप 76 के पीई पे यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है। और हमने ये कई बार देखा है, ये हमने ऑब्जर्व किया है, ये हमने एक्सपीरियंस कर लिया है कि हाई पी पे कोई कंपनी आप लोगे तो वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है। हाँ डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ अच्छी है, कंपनी यहाँ पर जो है केपेक्स भी कर रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए केपेक्स इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर इस क्वार्टर में भी कर दिया है।
न्यू प्लांट इनका कमर्शलाइज हो चुका है MEHQ एंड गुआकोल में। तो ये दो प्रोडक्ट जो है इनके बहुत ही हाई रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट है, जहां पर ये ग्लोबल एंड डोमेस्टिक लीडर हैं। अब इसी दो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक अपडेट भी है जो आपको देना चाहूँगा। विनती ऑर्गेनिक्स भी दोस्तों यहाँ पर इन दोनों प्रोडक्ट्स में केपेक्स कर रहा है, और विनती ऑर्गेनिक्स आपको पता है ग्लोबल लीडर है, अपने एक एक प्रोडक्ट में ग्लोबल लीडर है और काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो अगर इन दो प्रोडक्ट्स को वो केपेक्स करे, हालांकि केपेक्स का जो केपेक्स है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन अगर वो स्केल अप कर पाए, अगर वहाँ पर वो मार्जिन ले पाए, तो अगेन यहाँ पर मार्केट शेयर वो गेन करेंगे, तो इनके मार्जिन में प्रेशर आएगा। तो ये चीज़ हमको देखनी है, ट्रैक करनी है। मैं ट्रैक करूँगा, आपके साथ भी अपडेट करूँगा। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्लीन साइंस में अगर आपको बाइंग करनी है तो यहाँ पर आप बाइंग कीजिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई कीजिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। इस लेवल पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। मेरी बात करें तो मैं दोस्तों इस लेवल पे इन्वेस्टेड हूँ। आपको पता है मेरा जो बाइंग प्राइस है वो करीब 1450 के आसपास है, और मेरा जो एवरेज प्राइस है वो मैंने अगेन यहाँ पर एवरेज किया था थोड़ा सा, लेकिन अभी मैं यहाँ पर हैवी क्वांटिटी बाय नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो एलोकेशन है वो अराउंड अप्रॉक्स 2% के आसपास है। तो क्योंकि महंगी कंपनी है, जब वैल्यूएशन कंफर्ट आ जाएगा तब मैं इसमें और अच्छी तरीके से बाय करूंगा, क्योंकि कंपनी का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। ग्रीन केमिस्ट्री को कंपनी फॉलो करती है, जहां पर फ्यूचर जो है इसका अच्छा नज़र आता है। मैनेजमेंट अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सेक्टर अच्छा है, सेगमेंट लीडर कंपनी है, चाइना तक को ये कंपनी सप्लाई कर रही है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की प्रोसेस एक्सपर्टीज़ है, और नए नए प्रोडक्ट और इनोवेशंस में ये कंपनी ऑलरेडी जो है आगे आ ही रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए कंपनी अच्छी नज़र आती है। तो आप इसको रडार पे रखिए, वेट एंड वॉच कीजिए, हैवी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, लेकिन हाँ कंपनी को आपको रडार पे ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये लायक है, इस कंपनी जो कंपनी है इस लायक है कि फ्यूचर पोटेंशियल यहाँ पर ज़बरदस्त नज़र आता है। चलिए ये तो हो गई बात क्लीन साइंस की। बात करते हैं डिक्सन। तो डिक्सन भी आपको पता है दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्त कंपनी है और बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है। ये कई सारे प्रोडक्ट्स में, एलईडी में तो मार्केट लीडर है, ठीक है, मोबाइल और ईएमएस डिवीजन में ये मार्केट लीडर है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में मार्केट लीडर है, जहाँ पर ये अच्छा काम कर रही है। और आने वाले भविष्य में ये जो सेगमेंट्स हैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए नंबर्स पे चलते हैं सीधा। तो देखिए रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 53% से ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन सिक्वेंशियल -3% की यहाँ पर हमको डिक्लाइन देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 108% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है, 16% सिक्वेंशियल बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिली है। मार्जिन्स अगर आप देखें तो मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे हुए हैं, मतलब ग्रोथ आई है, मार्जिन्स यहाँ पर ग्रो हुए हैं, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे अगेन यहाँ पर हमको डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो पैट भी देख लीजिए, 150% की पैट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, 28% की डिक्लाइन है सिक्वेंशियल बेसिस पे। पैट मार्जिन्स यहाँ पर हमको सिक्वेंशियल बेसिस पे गिरते हुए जो है सिक्वेंशियल बेसिस पे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो देखिए ईयर ऑन ईयर यहाँ पर नंबर अच्छे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर नंबर जो है खराब आते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर नंबर्स तो देखिए चले खराब आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन ईयर ऑन ईयर नंबर अच्छे हैं। मार्जिन मेरे हिसाब से यहाँ पर ओवरऑल इन्होंने मेंटेन ही किए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है तो 3 से 4% के आसपास इनके जो है मार्जिन हमेशा से रहते हैं। तो बाकी मार्केट दोस्तों देखिए सुप्रीम है, कल पता चलेगा मार्केट में इस स्टॉक में गिरावट आती है या नहीं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो अच्छी है, लो बेस इंपैक्ट ज़रूर है, और हाई पी स्टॉक है, तो ज़्यादा चांस यही है कि स्टॉक गिर सकता है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 28% की प्रॉफिट में डिक्लाइन हमको आती हुई देखने को मिली है। ये तो होगी नंबर की बात। अगर हम यहाँ पर सेगमेंटल वाइज देखें तो हम इसके जो हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग सेगमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग इनका सेगमेंट है मोबाइल एंड ईएमएस डिवीजन, जहाँ पर 46% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन आता हुआ देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो देखिए आप 327% की, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 681% से ग्रो होता हुआ देखने को मिला है। तो मोबाइल एंड ईएमएस डिवीजन में डेफिनेटली ग्रोथ आ रही है। कई सारे कस्टमर्स इन्होंने कस्टमर्स के साथ एग्रीमेंट किया था, कई सारे जो है कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किए थे पिछले क्वार्टर में, जो हमने कवर भी किए थे। अभी एक बार फिर से एक बार देखेंगे तो ईएमएस डिवीजन में तो अच्छी ग्रोथ है, विच इज़ रियली गुड। अगर मैं इसका दूसरा सेकंड लार्जेस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटिंग सेगमेंट देखूँ वो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें एलईडी टीवी वगैरह आता है, वहाँ पर 33% का रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर हालत खस्ता है, इक्वल जो सिक्वेंशियल बेसिस पे भी और ईयर बेसिस पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और ये चीज़ हमने देखा है कि हेवल्स में भी देखा, हमने पॉलीकैब में भी देखा, तो कंज्यूमर जो डिवीजन है उनका भी खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनपुट कॉस्ट प्रेशर, इन्वेंट्री प्रेशर हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वो हमको डिक्सन में भी देखने को मिला। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, लेकिन स्टिल आप देखेंगे तो यहाँ पर डिमांड कम ही देखने को मिली है।
तो ये हो गई बात सारी। अब पिछले जो है कॉन कॉल में इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई थी। 60% ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रही है। ये Q4 की कॉन कॉल है, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन्होंने 60% ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट की थी और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इन्होंने जो है करीब 60% ग्रोथ ऑलमोस्ट यहाँ पर इनकम में जो है यहाँ पर पोस्ट कर ही दी है 53%। तो यहाँ पर ठीक है, मैनेजमेंट ने जो बोला था वो अभी तक देखने को मिल रहा है। हालांकि FY23 की यहाँ पर बात हो रही है पूरी, अभी तो पहला ही क्वार्टर है, लेकिन पहले क्वार्टर में 53% की ग्रोथ मेरे ख्याल से यहाँ पर अच्छी है। सिक्वेंशियल बेसिस पे डेफिनेटली कम है, लेकिन मेरे को लगता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 60% यहाँ पर ये अचीव कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड वाली बात फिर से आ जाती है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की बात करें तो एलईडी टीवी में इन्होंने कैपेसिटी यहाँ पर बढ़ाई थी 9% YOY जो है कैपेसिटी इन्होंने बढ़ाई थी, ठीक है। और यहाँ पर जो है टोटल करंट कैपेसिटी इनकी 35% है ऑफ टोटल इंडस्ट्री साइज। तो आप समझ सकते हैं कि जो इंडस्ट्री साइज है वो कितना बड़ा है। तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट यहाँ पर काफ़ी बड़ा है और अभी 35% जो है इनकी करंट कैपेसिटी है। तो आप देखिए कि 65% यहाँ पर अभी अंडर पेनिट्रेशन है, जहाँ पर ये मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो फैसिलिटी है, जो इनका कैपेसिटी है और जो वॉल्यूम पे ये कंपनी काम करती है डिक्सन, वो दोस्तों यहाँ पर अनमैचेबल है। इस वॉल्यूम पे कोई कंपनी काम नहीं करती, क्योंकि वॉल्यूम ही यहाँ पर गेम है, मार्जिन यहाँ पर गेम नहीं है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ वॉल्यूम का गेम और काफ़ी बड़े वॉल्यूम पे ये कंपनी काम करती है। और काफ़ी सारे इनको ऑर्डर भी मिले थे, देखिए न्यू ग्लोबल ब्रांड से न्यू ऑर्डर मिले थे, ठीक है। एंड 2 लार्ज ग्लोबल ब्रांड से इनको एलईडी मॉनिटर्स के यहाँ पर ऑर्डर मिले थे, ठीक है। कोई ऑर्डर कैंसिलेशन की बात यहाँ पर सामने नहीं आ रही थी। लाइटिंग प्रोडक्ट्स की बात करें तो इन्होंने बोला था कि EBITDA मार्जिन जो है इंप्रूव होंगे Q1 FY23 में बिकॉज ऑफ प्राइस हाइक्स एंड बेटर ऑपरेटिंग लीवरेज। तो चलिए एक बार लाइटिंग प्रोडक्ट्स में देखते हैं जो इन्होंने बोला था हुआ है या नहीं। तो लाइटिंग प्रोडक्ट में अगर हम देखें कि EBITDA मार्जिन्स, तो जी हाँ दोस्तों, EBITDA मार्जिन यहाँ पर इंप्रूव हुए हैं डेफिनेटली Q-on-Q बेसिस पे भी और ईयर ऑन बेसिस पे भी। तो जो मैनेजमेंट ने यहाँ पर बोला था वो डेफिनेटली यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग लीवरेज और प्राइस हाइक की वजह से मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव पॉइंट इनको जाता है, जो बोला था वो हो रहा है। एंड साथ ही में मोबाइल EMS डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले ही बात करी थी कि डोमेस्टिक मोबाइल प्रोडक्शन हमको यहाँ पर एक्सपोनेंशियली ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। एज पर रिसर्च रिपोर्ट्स 2026 तक कम से कम 5 टाइम्स ये जो है इंडस्ट्री हो सकती है और यहाँ पर इसका बेनिफिशियरी डिक्सन हो सकता है। और PLI बेनिफिट्स भी इनको यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ऑलरेडी इनका अप्रूवल आ चुका है। और इंडिया का जो EMS इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ भी इमेंस है। डिक्सन का मार्केट शेयर आई थिंक 4% के आसपास है EMS में, LED वगैरह की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पर ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो यहाँ से ग्रो करेगा और डिक्सन इसका बेनिफिशियरी है। लेकिन क्या हमको इस लेवल पे इसको बाय करना चाहिए? 100 के PE पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर दूसरे ग्लोबल जो ब्रांड्स हैं उनकी बात करें, जैसे कि अभी भारत FIH का भी IPO आने वाला है, जो कि यहाँ पर जो आईफोन है, ठीक है, एप्पल है, उसका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, तो उसका IPO आएगा। उसकी वैल्यूएशन देख के भी यहाँ पर कुछ ना कुछ रंग बदल सकता है, क्योंकि देखिए खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, उसका वेट हमको करना चाहिए, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो उसके वैल्यूएशन भी देखेंगे तो यहाँ पर जो ग्रोथ आएगी उसकी किस प्रकार की ग्रोथ है, क्योंकि वो भी बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है। अगर मैं बात करूँ तो भारत FIH जो है कि एप्पल का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, वो भी उसकी कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है डिक्सन के मुकाबले, वो डिक्सन को पूरी पूरी वो टक्कर देता है। तो वो सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, डिक्सन को मुझे लगता है अभी भी वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी थोड़े से ज़्यादा ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हालांकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, ग्रोथ जो है आप देखिए ईयर ऑन ईयर 50% से ज़्यादा है। तो इसलिए मेरे को लगता है यहाँ पर बाइंग तो ज़रूर करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्ले है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि 100 के PE पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर अगर ग्रोथ थोड़ी सी भी नदारद रही, ग्रोथ अगर नहीं आई, तो फिर ये स्टॉक जो है पिटता हुआ भी नज़र आ सकता है। ये हमने देखा भी है, ऑब्जर्व भी किया है। तानला का देखिए, तानला की जो ग्रोथ थी वो कितनी ज़बरदस्त थी, और तानला एक क्वार्टर में इसकी ग्रोथ यहाँ पर कम आई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है बिल्कुल नेगेटिव गए, तो जो है स्टॉक की पिटाई हो गई। तो यही होता है दोस्तों, तो एक ग्रोथ स्टॉक्स में यही होता है कि ग्रोथ स्टॉक्स में जब तक ग्रोथ आ रही है अच्छी बात है, ग्रोथ जिस दिन आना बंद हो गई तो फिर वो वहाँ पर बेच के निकलने लग जाते हैं सारी चीज़ें। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ग्रोथ स्टॉक है तो यहाँ पर रिस्क भी उतना ही है और रिवॉर्ड भी उतना ही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अपना अलोकेशन को प्रॉपर रखिए, ताकि आप यहाँ पर कोई भी पैनिक की सिचुएशन में ना आए। हालांकि लॉन्ग टर्म स्टॉक है, मेरे पास भी ये स्टॉक है, मेरे पास इस लेवल के आसपास है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा वेट करूंगा। लेट्स सी यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट कब आता है। बाकी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छी है, अगर आप बने हुए हैं तो बने रहिए, बाकी अपना डिसीजन आप ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
इसी प्रकार के बेहतरीन रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाइएगा, कमेंट भी कर सकते हैं आप। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।